रहीम यार खान में एक लड़की की शादी को 5-7 साल से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा था कि उसका अपने ससुराल से दिल उकता गया और वो हर दूसरे चौथे रोज मैके आने लगी। ये कहानी कहां तक और कब तक चलती रही, देखिए जो कुछ शबीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक रिक्शा गांव की कच्ची सड़क से होता हुआ एक बड़े से अहाते वाले मकान के सामने रुका। सामने खेत खलियान थे। रिक्शे से एक शादीशुदा लड़की उतरी और जब उसने 1000 रुपए का नोट निकालकर रिक्शे वाले को देना चाहा तो रिक्शे वाले के पास उसका खुल्ला नहीं था। ये लो भाई। सामने से उसका महल्लेदार लड़का आता दिखाई दिया। क्या हुआ, खुला नहीं है? नहीं। कितने पैसे हुए? 200। रिक्शे वाला चला गया था। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है शौहर से लड़कर आई हो। अरे नहीं नहीं, ये शौहर तो बहुत अच्छे हैं। इसी दौरान शहनाज की माँ दरवाजे पर आ चुकी थी। अरे तू कब आई? अम्मा बस अभी अभी आई हूँ। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे गुजर रहा था यहाँ से, शहनाज नजर आ गई, सोचा सलाम दुआ कर लूं। अच्छा सही है, अब तू जा अपने घर। अब क्या हुआ? मगर दिल घबरा रहा था मेरा, तो सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं। तो क्या तू रहने आई है? तो क्या हुआ अम्मा कि मैं अपनी माँ के घर रहने भी नहीं आ सकती? तुम्हें तो पता है मेरी शादी को कितने साल हो गए है, नहीं भी होती ना तो क्या फर्क पड़ना था। खैर अब क्या हुआ? क्या लड़ाई हुई है शौहर से? कि इतनी हिम्मत कि वो मुझसे लड़े। अच्छा अम्मा सुनो, उस दिन तुम क्या बता रही थी? अब्बा से झगड़ा हुआ था, किस बात पर? अरे ये जो अमीर है ना लड़का, ये हाल अहवाल पूछने आ गया था, तुम्हारे बाप को बुरा लग गया। लो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बातचीत बंद हो गई। खैर अब ठीक है। अम्मा तुम्हें पता है ये यहाँ क्यों आता है? कौन? अमीर? ये ना मुझे पसंद करता है, तो भी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। बड़ी भोली है तू। खैर जाने दे। अम्मा मुझे ना ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो। बड़ी बेशर्म है तू। अच्छा जा आंगन से मुर्गी पकड़ के लेकर आ, पकाऊंगी मैं। चल। अच्छा रुको, ये पकड़ो, मैं लेकर आती। रहीम यार खान के नवाही इलाके सरदारगढ़ का जमींदार अच्छी हैसियत का मालिक था। घर में माल मवेशी सभी कुछ मौजूद था, लेकिन वो अपनी बीवी के मुबैना किरदार से मुतमईन नहीं था। खासतौर पर मोहल्ले में रहने वाला अमीर अली उसे एक आंख नहीं भाता था। ये बड़ा सा अहाता और ये जो आंगन है जिसमें मवेशी दिखाई दे रहे हैं, शहनाज के बाप का घर है। गांव देहातों में जिस तरह से घर होते हैं ये भी उसी तरह का है। आंगन में चूल्हा, हांडी, मवेशी सभी कुछ मौजूद है। चारपाइयां भी पड़ी हुई हैं। इसी आंगन में एक दिन जब जमींदार काम से लौटा था तो एक चारपाई पर महल्ले का नौजवान अमीर अली बैठा हुआ था और जमींदार की बीवी रोटियां पका रही थी। हाँ भाई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम तो सारा दिन होते नहीं हो, दही मंगानी थी तो इससे मंगाइए। अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ और भी चीज मंगवानी हो तो बता देना। अरे अपनी अम्मा से कहना जरा चक्कर लगा लें आगे, काफी दिन हो गए आए हुए। ठीक, खोल दूंगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान जमींदार मानी खेज और तंजिया नजरों से बीवी को घूरता रहा। क्या बात है, तुम इतना क्यों घूर रहे हो? बस बस, चल खाना दो। अरे बना तो रही हूँ खाना। और हाँ, ये तुम्हारी बेटी ने क्या लगा रखा है? और दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाती है। तो मैं क्या करूँ, उसको रोक दूँ? उसका घर है, उसकी मर्जी। मैं खुद बात करूंगा उससे। चल अब खाना भी दो। अरे बना तो रही हूँ। कहानी ये थी कि मुबैना तौर पर जमींदार की बीवी और शादीशुदा बेटी दोनों ही मोहल्ले के नौजवान अमीर अली से दोस्ती किए हुए थे। माँ बेटी एक दूसरे के राज से वाकिफ थीं, लेकिन आपस में अनजान बनी हुई थी।
शब्बीर ने देखा कि जमींदार की बीवी भैंसों को चारा डाल रही थी और उन्हें नहला रही थी कि इसी दौरान उसका शौहर भी आ गया। है खूबसूरत औरत, ये काम मुझे करने दो, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। खूब समझती हूँ, क्यों इतनी तारीफें कर रहा है? अच्छा चलो फिर नहीं करेंगे तारीफ। वैसे तुम्हारी बेटी शहनाज नजर नहीं आ रही आज। क्यों, तुझे बड़ी फिक्र है शहनाज? नहीं नहीं फिक्र नहीं, आप मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे आएगी तो मिलवा दूंगी तुझसे। वैसे एक बात है, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। बस बस रहने दे, मेरी और मेरी बेटी की तो एक जैसी किस्मत है, दोनों को नाकदरे शौहर मिले। तो इसमें क्या कयामत आ गई, हम तो दोनों की कदर करते हैं ना। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन नहीं लगा और जा यहाँ से। अगर मेरा शौहर आ गया ना तो तेरी टांगे तोड़ देगा। चल जा। अमीर अली दोनों माँ बेटी से अलहदा अलहदा मुलाकातें करता रहा और फिर जब एक दिन मुबैना तौर पर बाप को बेटी के किरदार पर शक हुआ तो उसने अमीर अली के घर आने पर पाबंदी लगा दी। शब्बीर ने देखा कि शहनाज का बाप बुरी तरह अपनी बीवी से लड़ रहा था। मुझे पता है मेरी बेटी को तुमने बिगाड़ा है। तुम कैसी माँ हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो तुम पागलों की तरह? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं सब कुछ समझता हूँ, मेरी बात सुनो। अब अगर अमीर अली इस घर के आस-पास भी नजर आया ना तो तुम तीनों को गोली मार दूंगा। जमींदार इंतहाई गुस्से के आलम में बाहर निकला और उसकी बेटी जो पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रही थी, दौड़कर मां के पास पहुंच गई। माँ बेटी के एक ही शख्स के साथ मुबैना ताल्लुक की कहानी खुल चुकी थी। जमींदार को मुबैना तल्ख हकायक का पता चल चुका था। इससे पहले कि वो कोई इंतहाई इकदाम उठाता, अचानक घर से गायब हो गया। माँ बेटी एक माह तक जमींदार को ढूंढने का ड्रामा रचाती रही, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि दोनों माँ बेटी ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर जमींदार को गला दबाकर मार दिया था और लाश घर के आंगन में दबा दी थी। ये है वो मनाजिर जहाँ जमींदार की कब्र बनाई गई थी और ये है वो मुल्जिमान। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। ये कि घर वालों ने, मदइयों ने इत्तला दी थी कि ये घर से ठेका की रकम देने के लिए रहमिया खान है, जो कि नहीं आया। IT ब्रांच को भी मदद हासिल की गई, जिससे शक की बुनियाद पर हमसाया अमीर मोहम्मद दश्ती जो है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके इंकशाफ से शबाना बीबी जो कि मकबूल की बेटी और शहनाज बीबी जो कि उसकी बीवी, उनको भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने ये कत्ल तस्लीम किया कि हमने गला दबाकर मकतूल गुलाम हुसैन को घर ही में दफन किया हुआ है। जिनकी निशानदेही पर डेड बॉडी की वाक़या जो है बरामद की गई है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चलान अदालत किया गया है जेल में। ये हकीकत है, कुछ अर्सा उधर डेड बॉडी जो है उसमें दफन की रखी है उन्होंने। नहर क्योंकि पानी खुश्क थी, जब पानी नहर में आ गया तो उन्होंने कुछ बॉडी है जो आस्ता आस्ता घर से निकाल के साथ ही करीब एक फोर और नहर है उसमें दराज करें। शब्बीर ने रहीम यार खान में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरशद और रुबीना एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जात पात और बिरादरी की दीवारें उनके प्यार के बीच में हाइल थीं। बिरादरियों में खून खराबे का खदशा था। इन हालात में क्या इश्क परवान चढ़ सका? यही वो सवाल है जिसकी तलाश में शब्बीर ने किया रुख सराय मुगल का, और वहां उसने जो कुछ देखा उसे आप भी देखिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खेतों में चारों तरफ हरियाली थी। औरतें, बच्चे और मर्द सभी मजदूरी कर रहे थे।
रूबीना फसल की कटाई कर रही थी। उधर पगडंडी पर एक साइकिल नमूदार हुई, ये अरशद था। रूबीना ही की तरह एक मजदूर। रूबीना पगडंडी पर पीछे से आने वाली साइकिल से बेखबर थी। अरे रास्ता छोड़ के चलो। रूबीना ने गुस्से से मुड़कर देखा और एक तरफ हो गई। अरशद ने रूबीना का चेहरा देखा तो उसे देखता रह गया, फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। अरशद बहुत दूर दूसरे खेत में था, उसकी साइकिल एक तरफ खड़ी हुई थी और वो काम में मसरूफ था। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि अरशद की करीबी कच्ची सड़क से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी जिस पर मजदूर औरतें सवार थीं। अरशद ने मुड़कर देखा तो औरतों ने घूंघट निकाल लिए, लेकिन एक शौक सी औरत खिलखिलाकर हंसी और चादर में मुंह छुपाकर आगे बढ़ गई। बैलगाड़ी गुजर गई तो अरशद किसी सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया कि उसने वो चेहरा एक और खेत में देखा था। उसके ख्यालों में वही पगडंडी, वही साइकिल और वही लड़की थी। ना गुस्सा क्यों कर रही है? चल यहाँ से भाग, अपना काम कर, मेरे मुंह ना लग। वैसे तो है बहुत खूबसूरत। तो तेरे लिए हूँ क्या? हाँ ना, मेरे लिए तो है। अच्छा ये बता, नाम क्या है तेरा? नाम तो तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तेरी थोड़ी सी खिदमत तो कर लूँ। रुक जरा। अरे अरे रुक, तुझे अब भी बताती हूँ। रुक रुक, अब कहाँ जा रहा है? नाम नहीं पूछेगा मेरा? रूबीना ने चप्पल उतारी तो अरशद गिरता पड़ता साइकिल लेकर भाग गया। रूबीना उसे भागता देखकर हंसती रही। अरशद ख्यालों से बाहर निकला तो रूबीना, जिसका नाम पता भी वो नहीं जानता था, उसी के ख्याल में डूबा रहने लगा। इत्तेफाकी मुलाकातें शनासाई और फिर रोज रोज की चोरी छुपे मुलाकातों में तब्दील हो गईं। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन अरशद के घर वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अरशद का बाप गुस्से से टहल रहा था। अरशद की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ बेटा कहता है करने दो उसको शादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़की के खानदान वाले हमारा खून कर देंगे। वैसे भी जो जाहिल है, ये शादी नहीं हो सकती। अरे भाग कर अगर शादी करी तब भी तो हमारी नाक कट जाएगी। ये तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी वजह से वो बिगड़ा हुआ है। अगर उसने भगा के शादी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा उसको। अच्छा बस चुप रहे, वैसे भी वो सुन रहा है, खामोश रहे। अरशद, जो कि घर के एक कोने में खड़ा अपने बाप की सारी बात सुन रहा था, इंतहाई मायूस हो गया और उसने मुबैना तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरशद और रूबीना चोरी छुपे एक खेत में महफूज मकाम पर मुलाकात कर रहे थे। मैं हर तरह से तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तो ठीक है, फिर तू मुझे छोड़ दे, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। एक अपनी बकवास बंद कर। अच्छा ये बता, तू मेरे साथ भाग सकती है? अगर तू ये बोलेगा मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है। दूसरे गांव में मेरी एक जिम्मेदार से जान पहचान है, वो मुझे काम भी देगा और हमें रहने के लिए जगह भी देगा। तो एक काम कर, अभी जा, मैं तुझे बताऊंगा कब निकलना है। देख तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना? मुझे झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा रहा ना तू? अला मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा। अच्छा भी जा यहाँ से, कोई देख लेगा। देख दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है? तू यहाँ से निकल और मैं वहाँ से जाता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ समत में जाते देखे गए। रूबीना और अरशद ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था और सराय मुगल में ही खामोशी से जिंदगी गुजारने लगे थे। इधर रूबीना का बाप अपनी बेटी को तलाश करता हुआ अरशद के बाप के घर पहुंच गया। देख भाई, मेरे को अपनी बेटी चाहिए। मेरे को पता है आप लोगों ने उसे छुपा के रखा है। मेरा बेटा खुद गुम है, मैं कल से उसको ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया तो आपके सामने गोली मार दूंगा उसको। अगर दोनों मिल गए, दोनों को गोली मार देंगे। मैं अब जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा, फिर पूछूंगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। उधर दुनिया जहान से बेखबर अरशद और रूबीना मोहब्बत में डूबे हुए जिंदगी गुजार रहे थे। खेत में काम करते वक्त अरशद रूबीना का हाथ बटाता दिखाई दिया। अरे ला दे, मैं बांध देता हूँ, तेरे हाथ तक जाएंगे। अरे छोड़ दे, तू भी तो सुबह से काम कर रहा है। मैं नहीं थकता। और हाँ, दुआ कर
कितने पैसे आ जाएं कि तेरे लिए एक अच्छा सा घर ले लूं? तू तो रहने ही दे, 3 साल से अपने घर के ख्वाब दिखा रहा है। अच्छा, तो तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? है, लेकिन सारी जिंदगी भरोसे और यकीन पर नहीं गुजरती है। घर में टीवी तक तो है नहीं देखने के लिए, बात करता है घर की। अरे ला दूंगा, टीवी भी ला दूंगा। तू एक काम कर, अभी घर चल, मुझे शहर जाना है, कुछ सामान लेके आना है। सही है? चल सही है, लाई मुझे दे दे। हाँ ये ले। और जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा। रुबीना घर पहुंची तो उदास थी। घर की सफाई सुथराई के बाद अभी वो आंगन में चारपाई पर बैठी ही थी कि उसे मुबैना तौर पर एक मिस कॉल मौसूल हुई। उधर से कोई जवाब नहीं आया तो रुबीना ने फोन एक तरफ रख दिया और आंख बंद करके लेटी रही। रुबीना के मोबाइल फोन में मिस कॉल वाला नंबर जूं का तूं था और रुबीना ने उसे डिलीट करने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रुबीना का शौहर अरशद अपना फोन तलाश कर रहा था। नहीं मिल रहा है यार, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जमींदार को फोन करना है मैंने। मेरा वो रखा हुआ चारपाई पे। अरशद ने मोबाइल लिया तो उसकी नजर मिस कॉल पर पड़ गई। पहले तो वो चौंका, लेकिन बाद में खामोशी इख्तियार कर ली। फिर उसने जमींदार को फोन मिला दिया। हाँ सेठ, क्या हाल है? सेठ, वो आपने पैसों का वादा किया था आज। हाँ आ जाऊं? अरे जिंदाबाद, खुश रहो। आता हूँ, अभी आया। तो भाई सारे मसले हल हो गए। आज तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। सेठ ने बुलाया, पैसे दे रहे। अच्छा, जा कहाँ रहे हो? मेरा मोबाइल तो रख दो। ओह हाँ आता हूँ। अरशद ने अपनी बीवी को टीवी तो खरीद कर ला दिया था, लेकिन बीवी के फोन में मिस कॉल ने उसकी नींदें उड़ाकर रख दी थी और वो इसी खोज में लगा हुआ था कि उसकी बीवी को फोन किसने किया था। रुबीना को जब पता चला कि उसका शौहर उस पर शक कर रहा है तो दोनों में शदीद झगड़े शुरू हो गए और रुबीना ने उसे छोड़ने तक की धमकी दे डाली। सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस शख्स के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, इतनी बदनामी बोल ली, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अरे तुम गुस्सा मत करो, मेरी बात मानो। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मत जाओ यार। छोड़ो। अच्छा तुम मत जाओ ना, बात सुनो। इधर मियां बीवी के दरमियान शदीद इख्तलाफात के बाद अलहदगी तक नौबत पहुंच गई थी और उधर 4 बरसों से दोनों के माँ बाप उन्हें तलाश कर रहे थे। फिर एक रात शब्बीर ने रुबीना के घर के बाहर अजीबो गरीब मंजर देखा। ये है वो मनाजिर। आधी रात के वक्त पूरा महल्ला बाहर निकला हुआ था। पुलिस रुबीना के घर की तलाशी लेना चाह रही थी और फिर उस घर से बिस्तर में लिपटी हुई एक लाश बरामद हुई। ये लाश 2-3 दिन पुरानी थी और फूल चुकी थी। ये रुबीना की लाश थी। रुबीना को किसने कत्ल किया था? अरशद के बाप ने या खुद अरशद ने? और क्यों? इसका जवाब शब्बीर को मिला पुलिस के जरिए से। पुलिस ने बताया कि रुबीना को उसके शौहर ने किसी दूसरे शख्स से मुबैना मरासिम के शुबे में मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया था। ये है पुलिस का बयान। वो खातून जो थी 3-4 दिन से मिसिंग थी अपने घर से। इस बात पे ये मामला पुलिस के नोटिस में लाया गया और इसकी पॉइंटेशन पे हमने फिर एक टीम बनाई थी। तो उसको कोई मेरे ख्याल में कोई 1.5 घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया गया था। बंदे के बारे में ये था कि वो ये पसंद की शादी थी उनकी और उसके बाद फिर घरेलू नशा की थी। सरदस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके FIR दर्ज होके और हमने मुलजिम अरेस्ट कर लिए। मुलजिम ने अपनी बीवी को मुंह पर सुराना रख के सांस गुम करके उसको गला दबाकर कत्ल किया था। 5 दिन उसने आदमी ने अपने घर रखी। जब बदबू फैली तो मुखबर खास ने इतला दी थी। ये बार 2 मुलाजिम सिविल कपड़ों में भिजवा कर मुलजिम को फौरी तलाश किया जो खेतों में छुपा बैठा था। ये है वो शख्स जिसने इश्क का दावा किया लेकिन इश्क मोहब्बत की अलीफ बे से भी वाकिफ नहीं था। मोहब्बत एक दूसरे पर अंधे एतमाद का नाम है। अरशद ने एक मुबैना ख्याली रकीब पैदा किया और फिर अपनी बीवी के साथ उसका नाजायज रिश्ता जोड़कर उसे कत्ल कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जहलम में एक ऐसी औलाद को देखा है जिसे माँ के बेजा लाड प्यार ने निकम्मा बना दिया था। मजहर अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और बुरी सोहबतों का शिकार हो गया था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये कब्र जो आप देख रहे हैं
दूसरी तमाम कब्रों ही की तरह है। इस कब्र में मदफून शहनाज बेगम को अल्लाह ने 4 बेटों और 5 बेटियों से नवाजा था। माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था और सब इसी आबाई मकान में रहते थे जो आप देख रहे हैं। जेलम थाना चौटाला की हुदूद में नवाही गांव ढोक शादी एक पुरअमन और हरा भरा इलाका है। शहनाज बेगम ने अपने सारे बेटों की शादियां कर दी थी। अलबत्ता सबसे छोटा, जिसका नाम मजहर था, शादीशुदा जिंदगी से महरूम था। अक्सर माँ बेटे के दरमियान शादी के मसले पर तकरार हो जाया करती थी। उस दिन मजहर जब रात गए घर लौटा तो वो नशे की सी कैफियत में था। बेटे के कदमों की चाप सुनकर माँ ने खामोशी से दरवाजा खोल दिया था। मजहर घर में दाखिल होते ही सीधा बावर्ची खाने में गया और पतीलियों में झांकने लगा। अम्मा, मेरा खाना नहीं रखा क्या? अरे रखा है मैंने, देती हूँ, इधर आ। यहाँ आकर बैठ। आहिस्ता बोल, भाई सो रहे हैं तेरे, जाग जाएंगे। बैठ, मैं लेकर आती हूँ खाना। मजहर झूमता झामता एक पलंग पर बैठ गया। माँ खाना ले आई और बेटे के सामने रख दिया। बेटा एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करेगा? ये भाई की जेब से पैसे तूने निकाले? मैं कुछ चोर हूँ? तो कौन निकालेगा? भाई कह रहा था कि उसकी जेब से 2000 रुपए गायब हुए। भाई झूठा है अम्मा, जलता है मुझसे, हसद करता है। हसद करता है मुझसे। अरे सब जानती हूँ मैं कि कौन क्या है, बस रहने दे तू। माँ हूँ मैं, तुम्हारी माँ। और ये क्या वैश्यों की तरह तू खाना खा रहा है? पूरे हाथ खराब कर लिए। खाने की भी तमीज नहीं है तुझे। खा लिया, ले जाऊं अब? और कुछ? जा। मजहर ने अपनी कमीज से ही हाथ साफ किए और बाजुओं को तकिया बनाकर बगैर बिस्तर पलंग पर ही सुकड़ कर सो गया। माँ ने तकिया लाकर उसके सर के नीचे रख दिया। उसे कुछ होश ही नहीं था। माँ काफी देर तक अपने बेटे का चेहरा देखती रही, उसके बाल संवारती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। नशे की लत ने मजहर को न सिर्फ चोर उचक्का बना दिया था, बल्कि अब वो भाइयों से भी उलझने लगा था। उसे हर रोज नशे के लिए पैसे चाहिए थे। भाइयों ने उसे जोर जबरदस्ती वेल्डिंग की दुकान खुलवा दी ताकि वो बुरी सोहबतों से बच सके। शब्बीर ने देखा कि वेल्डिंग की दुकान खुली हुई थी और दुकान के अंदर एक तारीख गोशे में मजहर के नशेई दोस्त नशा तैयार करने में मसरूफ थे। चाय वाला किधर गया? ओए इधर आ। बोलो। 3 कप चाय लेके आ, मीठा तेज। ठीक है, अभी ले आता हूँ। और कल के पैसे उसका क्या? और मिल जाएंगे, जा तू जल्दी। थोड़ी देर में चाय वाला चाय ले आया। मजहर भाई चाय। उस वक्त मजहर दुकान के अंदरूनी हिस्से में एक बड़ी सी चादर के अंदर दोस्तों के साथ नशा कर रहा था। और जाते बना ये शटर गिरा दें, ये हमसे नहीं करता, बहुत ऊंचा है। अच्छा छोड़ जा। बाबा, अब कौन से आसमान पे है? मजहर के भाइयों ने जो वेल्डिंग की दुकान खुलवा कर दी थी, वो 2-4 महीने ही में तबाह बर्बाद हो गई। नशे ने मजहर की दिमागी कुव्वतों को भी किसी हद तक खराब कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में मजहर किसी गटर का ढक्कन उठाने की कोशिश कर रहा था कि एक पुलिस मोबाइल वहां से गुजरी। मजहर उनके हाथों पकड़ा गया। क्या कर रहा है? साहब वो ढक्कन रख रहा था, नंगा था, ये बच्चा गिर सकता था। हमें चलाने की कोशिश कर रहा है। चल इसको मोबाइल में डाल, तुम्हें कहीं दूर छोड़ के आते हैं, तेरा सारा नशा उतर जाएगा। नहीं साहब, मैं चोर नहीं, मैं नशे ही नहीं हूँ। और चल तू, सारे नशे निकालने फड़ो इन्हों। चल। 2 पुलिस एहलकारों ने डंडा डोली करके मजहर को वैन में डाला और फिर दूर एक वीराने में छोड़कर रवाना हो गए। ये एक सुनसान मकाम था। इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात थी। शब्बीर ने देखा कि मजहर कुत्तों को हस्त हस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था और कुत्ते उसे काटने और भमोड़ने के लिए लपक रहे थे। फिर मजहर अपनी पूरी कुव्वत से भागता देखा गया। ठोकर लगी तो बुरी तरह जमीन पर गिरा। उसने अपने सर को हाथ लगाया तो वहां से खून बह रहा था। मजहर के जख्मी होने के वाक़े के बाद मां ने अपने लाडले बेटे का खर्चा पानी बिल्कुल बंद कर दिया, जिस पर वो अक्सर मां से लड़ने झगड़ने लगा। शब्बीर ने देखा कि मां घर के कामकाज में मसरूफ थी और मजहर जिद्दी बच्चों की तरह मां के पीछे पीछे चल रहा था। सर तोड़ दूंगी तेरा।
अगर तूने नशा करना नहीं छोड़ा ना तो मैं तुझे खुद थाने जाके छोड़ कर आऊंगी। जालिम माँ अम्मा तो अपने बेटों की चमची है। मुझे नहीं पता, मुझे इस मकान में से हिस्सा चाहिए। हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रहा है तू? कान खोल कर सुन ले नशेड़ी इंसान, एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। चल भाग यहाँ से। दो भाइयों ने जब मजहर को हाथ उठाते देखा तो दौड़े आए और मजहर को काबू करने की कोशिश करने लगे। माँ पे हाथ उठाता है, मैं तुझे जिंदा काट दूंगा जमीन के अंदर। एक भाई दौड़कर डंडा उठा लाया तो माँ ने बेटों के सामने हाथ जोड़ लिए। ये ले, दे रही हूँ मैं तुझे पैसे दे। मजहर पैसा मांगते हुए घर की चीजें भी उठाकर फेंक रहा था और उसके भाई खून के घूंट पी रहे थे। भाई उसे गजबनाक नजरों से घूरते हुए चले गए और फिर माँ ने हथियार डाल दिए। अपने बाप की नाद है, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मर गया तू? मजहर ने पैसे लिए और खामोशी से घर से बाहर निकल गए। माँ देर तक रोती पीटती रही। मजहर के होशो हवास की दुनिया में वापसी अब एक ख्वाब बन चुकी थी। उसकी सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे हर हालत में नशा पूरा करना था। फिर एक दिन जब माँ ने नशे के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया तो बेटे ने माँ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। माँ शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। फिर अस्पताल पहुंचते पहुंचते बेटे के हाथों हलाक हो गई। बदबख्त मुल्जिम नशई बेटा पकड़ा गया और माँ की कब्र से दूर पुलिस की तहवील में दिखाई दिया। ये है वो बदबख्त नशई बेटा जिसे माँ ने सबसे ज्यादा चाहा। अपनी जिंदगी का ऐश आराम छोड़कर उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और फिर इसी बेटे के हाथों मारी गई। ये है वो घर जहाँ कमरे में माँ का जमा हुआ खून देखा जा सकता है। मैं तो बेवकूफा वालदन मार के हूं टहलन लग पिया। तैन इतना तरस नहीं आया। लोग नशा ग्रां जड़ा पिंड सारा गठा हो गया होना फिर पर इस नशा पर जाकर नाप लिया। पुलिस ने इस हौलनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था उसकी तफसील ये है। तो जो लगता है मुल्जिम था, नशे का आदी था और वालदा उसे नशे की आदत से मना करती रहती थी, नशे से मना करती थी, उसकी बुरी आदत से उसे रोकती थी। इस वजह से उसने अपनी वालदा को कुल्हाड़ी पर वार करके शदीद जख्मी किया जो मौके पर ही जान बक हो गई। तो मौके हमने सारे शवाहिद इकट्ठे किए, उसका पोस्टमार्टम करवाया, थाने वाला को इतला दी। अल्लाह के फजल करम से हमने 24 घंटे के अंदर मुझे मंजर अब्बास को गिरफ्तार किया है। और उसके इस वालदा ने उससे मना किया कि बेटा ये बुरी बात है, आपको नशा ना किया करें। इस बात पे अनाइड होकर बेटे ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी जो माँ थी उसको, जन्नत जो थी उसकी, उसको मर्डर कर दिया। मर्डर हुआ 9 फरवरी का ये इंसिडेंट है। SHO चौटाला और DSP हमारे मौका पर गए। उन्होंने जाकर जो फर्स्ट डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी FIR दर्ज हुई। बाद में उन्होंने मुलजिम को अरेस्ट किया और वेपन ऑफ जो है ऑफेंस वो भी रिकवर करके मुलजिम को चालान कर दिया गया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि उसी माँ ने जिसे बदबख्त बेटे ने कत्ल कर दिया था, एक बार सोने की बालियां बेचकर उसे जेल से छुड़ाया था जहां वो चरस रखने और बेचने के इल्जाम में अंदर किया गया था। अब माँ का कातिल जेल में है। वो किसी भी रियायत का मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन उसके भाई बहनों को खदशा है कि कहीं वो रिहा ना हो जाए और रिहा होकर अपने बहन भाइयों को भी मारने की कोशिश ना करे। वो कब्र जो आपने शुरू में देखी थी, बदबख्त कातिल बेटा अगर सजा से बच भी गया तो इस कब्र पर किस मुंह से आएगा और कौन से अल्फाज में निदामत का इजहार करेगा। लेकिन ठहरिए, निदामत तो उसको होती है जो इंसानों की नस्ल से ताल्लुक रखता है। जानवरों में इस तरह का जज्बा कहाँ पाया जा सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे
ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।